हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपके सामने ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक सिविल थाना लगता है। और इसमें थाने में सिविल थाना के पास में एक गांव है और वहाँ पर एक जो महिला होती है, ये 6 मई की बात है। रोते बिलखते हुए महिला आती है और आकर पुलिस थाने में कहती है कि मेरे पति काम पर गए हुए थे लेकिन वो लौटकर नहीं आए। तो अ, वो महिला की कहने पर तहरीर को लिख लेते हैं और तहरीर लिखने के बाद में वो उसके बाद फिर इधर-उधर जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन हो जाते हैं तो वो पहले पूछताछ करते हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति काम करता है वहाँ पर भी जाते हैं और जिस मंदिर की बात वो करती है कि मंदिर में भी जाते थे, तो मंदिर में भी जाकर वो पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका इंसान का पता नहीं चलता। इसी के बाद में तो वो कहती उसके बाद में फिर एक कुसमेस नाम की महिला अपने दूसरे बेटे के साथ में आती है, अपने छोटे बेटे के साथ आती है और थाने में आकर वो कहती है कि सर, मेरा बेटा गायब हो गया है और उसको गायब कराने वाली मेरी बहू ही है, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करा लीजिए। जो कुसमेस होती है वो नितेंद्र, जिसकी बात कर रही थी गीता, अ, जो महिला होती है जो थाने में पहले रिपोर्ट लिखवाने आई थी, वो कुसमेस की बड़ी बहू होती है। तो वो कहते हैं कि जो मेरी बड़ी बहू है गीता, उसने ही मेरे बेटे नितेंद्र पाल को गायब कराया है। आप कृपया मेरी बहू पर एक्शन लें और उससे पूछताछ करें कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है। पुलिस भी परेशान सी हो जाती है कि देखिए, एक तरफ तो महिला अपने पति की रिपोर्ट लिखवाना आई है, दूसरी तरफ जो सास है वो अपनी बहू के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है। लेकिन वो कहते हैं कि जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है आप उन्हें पूरा करें। तो पुलिस वाले जो होते हैं, सबसे पहले आजकल क्या है कि वो सीडीआर ही निकलवाते हैं, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि महिला की बातें कहाँ-कहाँ पर और किस-किस टाइम पर होती हैं। जब वो महिला के सीडीआर निकलवाते हैं, तो लगभग 2 साल से एक ही व्यक्ति के साथ में वो महिला बात कर रही होती है, जिसका नाम होता है नीरज, जो नंबर नीरज के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम नीरज से इतनी बातें क्यों करती हो? तब वो कहती है कि नीरज को मैंने अपने खेत दे रखे हैं और मेरे माता-पिता के जाने के बाद में मेरे नाम पर 120 बीघे ज़मीन है और जो मैंने नीरज को बटाई पर दे रखी है, उसकी खेती-बाड़ी नीरज ही देखता है, इसलिए मुझे नीरज से बात करनी पड़ती है। लेकिन माँ कहती है कि देखिए, टाइम भी देखिए, इसमें इतना कुछ नहीं है कि आप सख्ती से इसके साथ में पूछताछ कीजिए। तो वो दोनों को पुलिस बुलाती है, बुलाने के बाद गीता और नीरज से पूछताछ करती रहती है, लेकिन कोई भी जवाब वो दोनों सटीक नहीं देते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं कि नीरज और गीता दोनों को पुलिस वाले अलग-अलग कमरे में बंद कर देते हैं। जब वो अलग-अलग कमरे में बंद करते हैं, तो फिर वो नीरज के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि गीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये पुलिस की टेक्निक थी और गीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो कह रही है कि मैंने अपने पति नितेंद्र को नहीं मारा है, नीरज ने ही मेरे पति नितेंद्र को मारा है। इतना कहना था पुलिस वालों का कि जो नीरज होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि देखिए, मैंने नहीं मारा है और उसको, और गीता ने ही अपने पति को मारा है। तो जो नितेंद्र था, वो था सुरेश पाल का बेटा था और वो 2 बच्चे थे उनके। जो छोटा बेटा होता है पिता की डेथ के बाद में, जो तो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके पिता की, तो माँ जो है वो अपने छोटे बेटे को गवर्नमेंट जॉब दे देती है, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छी मतलब उसने पढ़ाई कर रखी थी। और जो छोटा बेटा था नितेंद्र, बड़ा बेटा था नितेंद्र, वो सिर्फ़ 12th पास था। तो माँ कहती है कि तुमने सिर्फ़ 12th की है तो मैं गवर्नमेंट जॉब इसको दे देती हूँ और तुम्हारी शादी किसी एक ऐसी अच्छी लड़की से करा दूँगी, जिससे तुम्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच में इन्हें ये लड़की मिल जाती है जिसके नाम पर 120 बीघे ज़मीन थी। तो वो 120 बीघे ज़मीन जो थी, तो वो कहता है नितेंद्र कि जब माता-पिता लड़की के ख़त्म होते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे गाँव में ही रह लेता हूँ। तुम वहाँ रहोगी, मैं यहाँ रहूँगा, हम दोनों की क्या ही ज़िंदगी है। इधर गवर्नमेंट जॉब जिसको माँ ने दी थी वो उस बेटे के साथ में रहती है और बड़े बेटा बहू को वो उसके ससुराल में ही रहने के लिए भेज देती है। जब वो ज़्यादा बातें करते हुए देखता है अपनी पत्नी को, तो वहाँ पर क्या था कि उसे शराब की लत में भी लगा दिया जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाती थी गीता, तो वो पहले थोड़ा पीता है, ज़्यादा पीता है और फिर वो
इसका शराब का आदी हो जाता है। तो जब वो शाम का समय हो रहा था तो वो नितेंद्र से कहती है कि तुम मंदिर जाने के बाद में सामान ले आना, और वो नितेंद्र को सामान लेने के लिए भेजती है। तो यहाँ पर जो है वो अब इसके बाद में नीरज पूरी चीज़ें पुलिस को बता रहा है। तो वो कह रहा है कि सब्ज़ी लेने के लिए, वो सामान लेने के लिए घर का भेजती है, और मुझे भी वो फ़ोन करती है गीता, और कहती है कि मैंने नितेंद्र को भेज दिया है, अब तुम चले जाओ। इसके बाद में नितेंद्र जो था वो बाइक पे था और नीरज गाड़ी लेकर गया था। उसमें ही उसके एक चाचा का बेटा होता है, और उसी गाँव का उसका एक मित्र था वो होता है। 3 लोग उस गाड़ी में थे, और जब उन्हें नितेंद्र रास्ते में मिलता है तो नीरज कहता है कि चलो आज तो मौका भी है और दस्तूर भी है, आओ गाड़ी में बैठो और आज कुछ हम साथ में मिलकर पिएँगे। नितेंद्र को ऐसा पता नहीं था कि उसके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, और वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद में वो उसे खूब दब के पिलाते हैं, तो वो ये कहता है कि यहाँ मत पियो, सब लोग देखेंगे तो बेइज़्ज़ती होगी। एक काम करते हैं, हम जंगल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर ही ले चलो सब। अपनी 2-3 बोतल वो लेते हैं, और लेने के बाद में फिर जंगल की तरफ वो लोग चले जाते हैं। गीता और नीरज की कंटिन्यू बात हो रही थी, और जंगल की ओर जाने के बाद उसको इतनी ज़्यादा पिला देते हैं कि उसे होश ही नहीं रहता, और जो मफलर उसके गले में पड़ा हुआ था, उसी मफलर से वो उसके गले को दबाकर उसे खेतों में ही फेंक देते हैं। और इसके बाद में फिर वो बताता है कि हमने उसको रामनगर के घने जंगल में मारकर फेंक दिया है। इसके बाद दोनों शांति से अपने घर में आकर रहने लगते हैं। तब जाती है गीता पुलिस के पास। लगभग 2 दिन जब बीत जाते हैं, तब वो पुलिस कंप्लेन करती है, और उसी की पुलिस कंप्लेन पर गीता की पर उनकी सास जो होती है, वो कंप्लेन करती हैं कुसुमेश देवी। तब जाकर ये सच्चाई का पता चलता है कि किस तरह से अ, वो अपने पति का ही मर्डर कर देती है। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ आजकल क्या है कि सोच बदलने में ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि महिलाएँ ये भी सोचती हैं कि अपने बेटे की शादी हम इस तरह की बेटी से कर देंगे जो कि 120 बीघे की जोता है, या प्लॉट वाली है, मकान वाली है, कोठी वाली है, या इसके भाई नहीं है, प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की लड़कियों को अपने लड़के देने के बाद में कहीं भी कोई एक पल भी सुरक्षित नहीं है। तो किसी की जायदाद का लालच ना करें। अच्छा यही है कि अपने बेटे को ही इस लायक बनाएँ कि वो अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। माँ ने सोचा तो अच्छा था कि मैं एक 120 बीघा ज़मीन जोतने वाली के साथ मैं अपने बेटे की शादी करूँगी, लेकिन होता क्या है कि बेटा ही उनके हाथ से चला जाता है। मैं ये कहानी को सुनाकर किसी को दुःख या परेशान करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ़ इतना ही मकसद है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू।